नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। मनुष्य ने जब आदिम समाज में अपने अस्तित्व को पाया, तो कल्पना करिए वो एक दूसरे के साथ कैसे संप्रेषण करता होगा, एक दूसरे के साथ कैसे वार्तालाप करता होगा, तब जबकि भाषाओं का विकास नहीं हुआ था। मनुष्य जब शिकार करने जाता होगा या समूह में एकत्र होना होता होगा या कृषि के लिए किसी भी भाव को व्यक्त करना होता होगा, तो कोई ना कोई उसकी भाषा अवश्य रही होगी। ये कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो भाषा थी वो भाव चित्रात्मक थी। हम कह सकते हैं कि हमने सांकेतिक भाषा या भाव चित्रात्मक भाषा से लेकर आज मशीनी भाषा तक का सफर तय कर लिया है। जहां एक तरफ ये भाषा एक दूसरे को जोड़ने में, समूह को एकत्र करने में, कृषि के लिए एक माध्यम बनती थी, वहीं हम कह सकते हैं कि ज्ञान कौशल को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संप्रेषित करने का कार्य भी ये भाषा ही करती है। अब हम एक निष्कर्ष के तौर पर अगर कहें तो हम कह सकते हैं कि भाषा सिर्फ विचार, भावनाओं और संवेदनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम नहीं है, बल्कि समाज की संस्कृति, परंपरा और सभ्यता का एक दर्पण भी है। भाषा कई तरह की हो सकती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो सबसे पहले अपनी मातृभाषा में बात करता है, फिर धीरे धीरे वो राजभाषा से परिचित होगा, राष्ट्रभाषा से परिचित होगा, फिर अंतर्राष्ट्रीय भाषा होगी और आजकल भाषा के कई रूप हमको देखने को मिलते हैं। हम भाषा के कई आयामों को हमने खुद कृत्रिम भाषाओं का भी निर्माण कर लिया है। आज हम भाषा की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज का हमारा वीडियो जिस शीर्षक पर केंद्रित है वो है शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित। तो हम सबसे पहले इस वीडियो में समझेंगे कि शास्त्रीय भाषाओं की चर्चा क्यों हो रही है, भारत में वो कौन कौन सी भाषाएं हैं जिनको शास्त्रीय भाषाओं, क्लासिकल लैंग्वेज के अंतर्गत रखा जाता है, और हाल ही में इस चर्चा में फिर से क्यों आया है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। शास्त्रीय भाषाएं क्या बढ़ेंगी, इनकी संख्या, अब इनकी संख्या बढ़ने की बात क्यों हो रही है, इससे पहले इनकी संख्या क्लासिकल लैंग्वेजेस की कितनी है उसको भी देखेंगे। बात सबसे पहले हम खबर की करेंगे, ये चर्चा में क्यों है इस बात को भी समझेंगे। क्या है शास्त्रीय भाषाएं, क्लासिकल लैंग्वेज होती क्या है उनको हम देखेंगे। क्या वर्गीकरण का आधार होता है, किस आधार पर किसी भी भाषा को सांस्कृतिक हम रूप से कहें, ऐतिहासिक रूप से कहें, या जो भी इसका क्राइटेरिया होता है उसके आधार पर तय करते हुए उसको हम शास्त्रीय भाषा के रूप में रखते हैं। साथ ही साथ क्या होता है, इस कैटेगरी में रखने से लाभ क्या होता है, अगर किसी को हम शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिलता है तो उससे उस भाषा को क्या लाभ होगा। अंत में हम देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न जिसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आपकी होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप इसका जवाब देंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आप हमसे जुड़ सके। और इस कार्यक्रम की, इस प्रोग्राम की हमारी पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं। बात शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे खबर की, तो खबर द हिंदू से है। सेंटर सेट टू ट्वीक क्राइटेरिया फॉर अकॉर्डिंग क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस। अब क्लासिकल लैंग्वेज का जो स्टेटस है वो बदलने की बात हो सकती है, क्योंकि जो सेंटर ने जो क्राइटेरिया होता है, जो मानदंड होता है भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में रखने का, उसमें परिवर्तन की बात हो रही है। हाल ही में कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो कि डिमांड कर रही हैं। वैसे तो कुछ भाषा, अगर मराठी की बात करें तो पिछले लगभग एक दशक से ज्यादा हो गए जब वो उसकी ये मांग है कि उसको भी शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्ज किया जाए। साथ ही साथ अगर हिंदी के बाद भारत में दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा की बात करें तो बंगाली भी ये मांग लगातार कर रही है। इसके अलावा असमिया, मैथिली, ये अन्य भाषाएं हैं जो कि शास्त्रीय भाषा के रूप में खुद को दर्ज करने की मांग इनके द्वारा की जा रही है। अब ऐसे में अभी क्या हुआ है कि इस मांग को देखते हुए, अभी महाराष्ट्र में चुनाव है और चुनाव के मद्देनजर ये मांग काफी तेज हुई है। अब केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय जो है उसके तहत जो भाषा विज्ञान विशेषज्ञ समिति होती है वो निर्धारण करती है उस क्राइटेरिया का, जिस क्राइटेरिया के अंतर्गत किसी भी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज के अंतर्गत रखा जाता है। अब उसके द्वारा एक बदलाव, एक इसके क्राइटेरिया में बदलाव की बात कही गई है, उसके संबंध में कुछ प्रोसेस आगे चल रहा है। और जब तक वो बदलाव नहीं होता है तब तक इन लैंग्वेजेस की जो डिमांड है इनको क्लासिकल लैंग्वेज के अंतर्गत शामिल करने का, वो मामला अटका हुआ है। अब देखिए, बात अगर हम करें कि जो भाषा विज्ञान विशेषज्ञ समिति होती है तो इस समिति की संरचना को भी थोड़ा सा हम नजर डालें इस पर, तो इसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय जो होगा उसका सदस्य होगा, संस्कृति मंत्रालय के प्रतिनिधि होंगे, साथ ही साथ इसमें 4-5 जो होंगे लैंग्वेज के एक्सपर्ट होंगे, भाषा विशेषज्ञ होंगे,
और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता करते हैं साहित्य अकादमी के जो अध्यक्ष होते हैं। साहित्य अकादमी, जैसा आप जानते हैं, 1954 में इसको स्थापित किया गया था, नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। जो भारतीय साहित्य है उसको संवर्धित करने के लिए, उसको कैसे और ज्यादा सम्मानजनक स्थिति में लाया जाए, उसकी बेहतरी के लिए ये काम करता है। साथ ही भारतीय भाषाओं के साहित्यिक कृतियों को ये मान्यता भी प्रदान करता है और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसी के द्वारा इस क्राइटेरिया को तय किया जाता है। फिर उसके बाद इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल की इस पर मुहर लगती है और उसके बाद जब गजट में इसको अधिसूचित कर दिया जाता है तो ये पूरी तरह से ये मानक एक नियम बन जाता है। उसी नियम के तहत इनको मानक भाषा जो भी डिमांड की जा रही है जिन भाषाओं के द्वारा, अगर वो उस मानदंड पे खरी उतरेंगी तो उनको जरूर इस क्लासिकल लैंग्वेज की श्रेणी में शामिल कर लिया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि शास्त्रीय भाषाएं होती क्या है। शास्त्रीय भाषाओं की जहां तक बात है तो ये एक साहित्यिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होती हैं। अर्थात जो भी इस कैटेगरी में शामिल की जाती है लैंग्वेज, उसका इंपॉर्टेंस साहित्यिक दृष्टिकोण से भी होगा, सांस्कृतिक भी होगा और ऐतिहासिक भी होगा। साहित्यिक दृष्टिकोण से इसलिए होगा क्योंकि इसका साहित्य ऐसे माना जाता है कि वो काफी पुराना होना चाहिए। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से इसलिए माना जाता है कि विशेष जगह की संस्कृति से उसका कनेक्शन होता है। और साथ ही ऐतिहासिक दृष्टि से इसलिए माना जाता है कि कई राजकाज की भाषाओं में उसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो ये इन सारे क्षेत्रों में इसके इंपॉर्टेंस को भी दर्शाता है। साथ ही साथ लंबे समय तक साहित्यिक और बौद्धिक गतिविधियां इस लैंग्वेज में हुई हो, इसका भी प्रमाण मिले तो जाके वो इस कैटेगरी में शामिल होती है। अभी उसके क्या क्राइटेरिया होते हैं उस पर भी हम नजर डालेंगे। अब देखिए, भारत में पहली बार 2004 में क्लासिकल लैंग्वेज को मान्यता दी गई। सबसे पहले आप देखेंगे तो 2004 में इसकी शुरुआत होती है तमिल भाषा के साथ, जिसको कि क्लासिकल लैंग्वेज के अंतर्गत पहली भाषा के रूप में दर्ज किया गया। और 2004 से लेकर 2014 तक आप देखेंगे जो शास्त्रीय भाषाएं हैं उसमें कुल 6 ऐसी भाषाएं हैं जो कि इसके अंतर्गत शामिल हो चुकी हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में और उड़िया को 2014 में शामिल किया गया। इस प्रकार कुल 6 ऐसी क्लासिकल लैंग्वेज हैं फिलहाल इस श्रेणी में। अब अगर भाषा की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान की 8वीं सूची में भाषाओं के बारे में जिक्र किया गया है। वहीं अगर भाग की बात करें तो भाग 17 में किया गया, अनुच्छेद 343 से 351 तक में जिक्र किया गया है। तो फिलहाल अगर हम क्लासिकल लैंग्वेज की बात करें तो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भी शास्त्रीय भाषाएं हैं, जो भी क्लासिकल लैंग्वेज हैं, वो सूचीबद्ध हैं। अब देखिए, शास्त्रीय भाषा का जो वर्गीकरण होता है, क्लासिफिकेशन होता है, वो किस आधार पर होता है? तो इसका आधार मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जो संस्कृति मंत्रालय है उसकी भाषा विज्ञान विशेषज्ञता जो कमेटी होती है उसके द्वारा किया जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा इसके जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, फिलहाल क्या क्राइटेरिया है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, इसके लिए जो क्राइटेरिया बनाया गया, ये बनाया गया कि प्रारंभिक जो ग्रंथ होंगे उन ग्रंथों का इतिहास पुराना होना चाहिए। कितना पुराना होना चाहिए? तो लगभग 1500 से 2000 वर्ष या इससे अधिक पुराना हो तो और बेहतर है। इतना कम से कम पुराना अगर इसका भाषाई साहित्य का इतिहास है, इतना पुराना इसका लिटरेचर है, तब तो इस कैटेगरी में शामिल हो सकती है। दूसरा यह कि प्राचीन साहित्य ग्रंथों का एक हिस्सा हो जिसे बोलने वाले लोगों की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता हो। इसका मतलब यह हुआ कि किसी विशेष क्षेत्र से इसका संबंध होगा और वहां पीढ़ी दर पीढ़ी इसको बोला जाता हो, इस भाषा को प्रयोग किया जाता हो। अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हुआ, दूसरी से तीसरी में, और वो लोग उस क्षेत्र विशेष की इसको पहचान के तौर पर देखा जाता है। दूसरी श्रेणी ये हो गई। तीसरा यह है कि साहित्यिक परंपरा में मौलिकता हो। मौलिकता का मतलब यह हुआ कि वहां की ये विशेष, वहीं से इसकी ओरिजिन हो, वो अपनी हो, उसमें कहीं ऐसा ना हो कि किसी अन्य भाषाई समुदाय से इसको उधार ले लिया गया हो या वहां से कुछ शामिल कर लिया गया हो। जैसे कविता कोई लिखता है, कोई कवि, तो कोई खुद से जो रचना उसकी स्वरचित होती है तो वो मौलिक होती है। लेकिन अगर वही कॉपी पेस्ट करके कोई रचना बना दी जाए, असेंबल कर दी जाए, तो वो रचना मौलिक नहीं होती। तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि ये जो साहित्यिक परंपरा होनी चाहिए, इसमें मौलिकता होनी चाहिए, किसी अन्य भाषा समुदाय से उसको उधार नहीं लिया जाना चाहिए। इसके बाद अगली बात जो कही जाती है वो है कि शास्त्रीय भाषा साहित्य आधुनिक भाषा साहित्य से भिन्न है, इसलिए इसके बाद के रूपों के बीच असमानता भी हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा हो सकता है कि जो शास्त्रीय भाषा है बाद में उसके विकास के क्रम में, उसके बाद उसकी अन्य जो शाखाएं बनी हो, उसमें थोड़े बहुत परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। तो इस बात को एक्सेप्ट किया जाता है कि हाँ, उसमें चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन उस विसंगति को एक्सेप्ट किया जाता है कि वो उसी भाषा से निकल के वो बनी है और उसमें वो चेंजेस देखे गए हैं। तो ये सारे क्राइटेरिया को अगर कोई फॉलो करती है भाषा तो उसको शास्त्रीय भाषा के रूप में, क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में दर्ज कर लिया जाता है, मान लिया जाता है।
अब क्यों विभिन्न भाषाएं जो हैं, चाहे वो मराठी हो, पिछले 1 दशक से ज्यादा समय से वो डिमांड कर रही है, चाहे वो बंगाली हो, चाहे असमिया हो, चाहे मैथिली हो, आखिर क्यों वो डिमांड कर रहे हैं इस श्रेणी में शामिल होने के लिए? तो देखिए, इस श्रेणी में जहां तक शामिल होने की बात है तो इसके कुछ लाभ होते हैं। वो क्या लाभ होते हैं? तो लाभ की अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार के रूप में क्या होता है, जो इस विशेष रूप से इस क्लासिकल लैंग्वेज से संबंधित जो भी विद्वान होंगे, तो उन प्रख्यात विद्वानों के लिए वर्ष में 2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो प्रशस्ति होती है, जो पुरस्कार होता है, उसके माध्यम से 2 वार्षिक पुरस्कारों के माध्यम से उनको इनकरेज किया जाता है और हर क्लासिकल लैंग्वेज में ये दिया जाता है। उत्कृष्टता केंद्र की अगर बात करें तो इसमें जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होता है, वो भी इसके अध्ययन के लिए, इस भाषा को बढ़ाने के लिए वहां पर शोध कार्य होंगे, इस भाषा से संबंधित अध्यापन होगा और इस भाषा को कैसे और उन्नत बनाया जाए, इस दिशा में कार्य करने के लिए जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, उत्कृष्टता केंद्र है, उसको स्टैब्लिश किया जाता है। तो दूसरा तो ये हो गया, ये लाभ होगा। साथ ही जो है विभागों की स्थापना की जाएगी विभिन्न विश्वविद्यालयों में। ऐसा कहा गया है कि जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, यूजीसी है, उससे अनुरोध किया जाता है कि वो जितनी भी भाषाएं जो क्लासिकल लैंग्वेज हैं, शास्त्रीय टैग जिनको प्राप्त है, ऐसी भाषाओं के लिए जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं, वहां पर निश्चित संख्या में जो प्रोफेशनल चेयर्स होती हैं उनको स्टैब्लिश करे, अर्थात जो व्यावसायिक पीठें होती हैं उसको स्टैब्लिश करे। इसका मतलब है कि अकादमिक रूप से भी इन भाषाओं को स्थापित किया जाता है, इनके उन्नयन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे, साथ ही इस क्षेत्र में प्रशस्ति दी जाती है जिससे कि इस भाषा का विकास हो सके। इसके अलावा अनुदान भी दिया जाता है। आप देखें, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इन भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए जो रिसर्च प्रोजेक्ट होते हैं वो संचालित करती है। साथ ही साथ शास्त्रीय भाषाओं को जानने और अपनाने से क्या होगा कि विश्व स्तर पर हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड लेवल पर ये जितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस होंगी उनको पहचान मिलेगी। साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर जो संस्कृति है, विशेष संस्कृति से संबंधित ये क्लासिकल लैंग्वेज होती हैं, तो उस विशेष संस्कृति को क्या होगा, विश्व स्तर पर हम कह सकते हैं कि इसका एक सांस्कृतिक पहचान इसकी बनेगी और जिससे इन शास्त्रीय भाषाओं के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ शास्त्रीय भाषाओं की जानकारी से लोग अपनी संस्कृति को और बेहतर तरीके से समझ सकेंगे, जिससे कि जो भी प्राचीन संस्कृति है, क्योंकि ये सारी लैंग्वेजेस प्राचीन है, तो जितनी प्राचीन संस्कृति है, जितना प्राचीन साहित्य है, उससे और बेहतर तरीके से लोग खुद को कनेक्ट कर सकेंगे, खुद को जोड़ सकेंगे। तो ये कुछ लाभ होते हैं। अब देखिए, जैसे मराठी की डिमांड इस समय ज्यादा तेज है, तो मराठी को अगर इसी क्राइटेरिया के ऊपर आप कंपेयर करके देखें तो मराठी भी, उसका भी जो साहित्य है वो 1000 साल से ज्यादा पुराना है। साथ ही साथ वो विभिन्न साहित्यिक कार्य उसमें हुए हैं, चाहे वो समालोचना हो, कहानी हो, नाटक हो, ललित निबंध हो, ये सब कुछ आपको मराठी में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ मराठी जो साहित्य है उसका अपना इतिहास भी रहा है, वो प्रशासन की भाषा रही है, तो ऐतिहासिक महत्व भी है। सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी इसको देखा जा सकता है। उसकी अपनी एक व्याकरणिक संरचना है, ध्वनि है, उसकी अपनी शब्दावली है। साथ ही साथ आप कहें तो महाराष्ट्र का जो रीजन है, महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, वहां से इस भाषा का जुड़ाव है, तो इसकी स्थानीयता भी, इसकी एक स्थानिक पहचान भी है। तो ये तमाम वो आधार हैं जिसके आधार पर मराठी को भी विगत 1 दशक से ज्यादा समय से इस क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में शामिल करने की बात हो रही है। लेकिन ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि नए क्राइटेरिया, जिसमें बदलाव की बात की जा रही है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, भाषा विज्ञान विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा के बाद, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल इस पर मुहर लगा के इसको अधिसूचित करके गजट में प्रकाशित कर देगा, तब उस आधार पर इन भाषाओं को इस श्रेणी में शामिल होने का भविष्य तय होगा। तो फिलहाल आज इतना ही। इससे पहले कि हम अपनी आखिरी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की तरफ चले, सबसे पहले आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस की तरफ से एनसीईआरटी कोर्स जो है दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध है, जिसमें एडमिशन ओपन है और 9 जुलाई से ही कक्षाएं भी प्रारंभ हो रही हैं। इससे संबंधित किसी अन्य क्वेरी के लिए आप दिए गए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज का प्रश्न आपके लिए है, जिसकी जिम्मेदारी अब आपकी है, आप इसका सही सटीक जवाब दें। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा नहीं है? तमिल, संस्कृत, कन्नड़ या मराठी? तो उम्मीद है आप सही सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।